नमस्कार दोस्तों, AIBCA टीवी में आपका स्वागत है। और आज इस ऑनलाइन परिचर्चा में आज हमारे इस स्टूडियो में जो चर्चा का विषय रखा हुआ है वो है कश्यप निषाद वंशीय जातियों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थिति। साथियों, ये कश्यप समाज और निषाद वंशीय जो जातियां हैं बहुत बड़ी तादाद में हैं। इनकी संख्या लगभग जो है देश भर में अगर देखा जाए तो अति पिछड़े समाज के अंतर्गत लगभग 38 से 40% के आसपास इनकी संख्या आंकी गई है। और उत्तर प्रदेश में ही अगर देखे जाए तो कम से कम 13.5% इनकी आबादी दिखाई दे रही है। और आज हम जो है इस विषय को लेकर के आए हैं, इनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति क्या है, उनका स्टेटस क्या है, इनका सोशल स्टेटस क्या है, उनका पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, उनका जो है इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय जो है बलराम बिंद जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो है मास कम्युनिकेशन के प्रोफेसर हैं हरियाणा में, जींद में। और उसी के साथ साथ हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय तिलक सिंह निषाद जी, जो यूनाइटेड फाउंडेशन के जो है प्रभारी हैं। और उसी के साथ हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय विनोद छत्रा जी, जो अल्टीमेट ट्रूथ फाउंडेशन के प्रभारी हैं। और भी हमारे दो साथी हैं जो अभी तक जुड़ नहीं पाए क्योंकि समय हमारा हो चुका था, इसलिए हम अपने इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए चल रहे हैं। तो सवाल आप लोगों के बीच में जो चर्चा का रखा गया है वो ये है, कश्यप निषाद वंशीय जातियों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो परिस्थिति है, यानी सोशल स्टेटस क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, पॉलिटिकल स्टेटस क्या है। और ये बहुत दिनों से प्रताड़ित है, आजादी से लेकर के आज तक इनका हक अधिकार इनको अभी तक मिल नहीं पाया है और ना ही कोई इस तरह की विस्तृत चर्चा हुई है। अगर चर्चा भी होती है तो ऐसे व्यवस्था से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इन जातियों की सामाजिक उत्थान के लिए कोई काम करना नहीं चाहते हैं। अगर चाहते भी हैं तो एक उसमें कुछ न कुछ दांव पेच फंसा देते हैं। तो आज हमने जो है ये चर्चा का विषय रखा हो। मैं चलता हूँ इस विषय पर विस्तार से चर्चा कराने के लिए आदरणीय बलराम बिंद जी के पास, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मास कम्युनिकेशन के। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय बलराम बिंद जी से वो आए और इन जातियों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो स्टेटस है उस पर आप विस्तार से चर्चा करें। आदरणीय बलराम बिंद जी। सर नमस्कार। मैं डॉक्टर बलराम बिंद, जनसंचार विभाग में सहायक प्रोफेसर पे कार्यरत हूँ। आज जैसे आप जानते हैं कि टॉपिक जो हमारा जो है, निषाद समाज हो या कश्यप समाज हो या जो भी समाज हो, जितने भी समाज हमारे जो आप जातियों के नाम से जानते हैं, ये हमारी एक जाति पहचान का एक समुदाय रूप है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सबसे पहले इस विषय पे जो है चर्चा करने से पहले इस चीज को समझने की जरूरत है कि क्या जो हमारी जो एक प्रतिमान स्थापित है, क्या हम जाति समुदाय में अगर हमको कोई बिंद कहे, कोई मलाह कहे, कोई माझी कहे, कोई केवट कहे, कोई कश्यप है, लॉकडाउन में, तो प्रतिमानित जो एक जाति समूह है उसको अगर हम स्वीकार करते हैं कि हम बिंद है, कश्यप है, मलाह है, तो ये हमारी जो एक प्रतिमानित जो जिस चीज में उभर के हमारे सामने आ रहा है, हम इस जाति एक दंश के रूप में भी देख सकते हैं, एक हम अपनी पहचान के रूप में भी देख सकते हैं। तो क्या हम इन जाति जो नाम हमको मिला है, कश्यप, निषाद, माझी, मझवा, क्या हम किसी विचारधारा को निर्माण कर रहे हैं या हम केवल एक जाति समूह का जो एक हिस्सा है? ठीक है। अब ये जाति समूह के हिस्सा में जाहिर से बात है कि एक जब हम समाजशास्त्री विचारधारा पे बात करेंगे तो हम बंद समाज में जीते हैं। बंद समाज में आप जानते हैं कि जिस जात में आपको रख दिया गया है या जिस जात में आप पैदा हो गए या जिस जो है धर्म में पैदा हो गए, एक बंधन के रूप में, एक बंद समाज के रूप में स्थापित हो जाते हैं। उसी तरह जो है हमारी एक जाति समुदाय में जिस तरह से समाजशास्त्री अध्ययन करेंगे तो ये चीजें हमारे उभर के आती है कि हम क्या इस प्रतिमानित जो हमारा जो नाम है या हमारे जो एक फेस केंद्रित कर दिया गया है, क्या हम इसे हम आगे बढ़ रहे हैं या उसी के इर्द गिर्द हमारी सामाजिक स्थिति है या हमारी राजनीतिक स्थिति है या हमारी जो आर्थिक स्थिति है।
अब जो है धीरे धीरे इन 2-3 बिंदु पे मैं जो तीनों बिंदु है इस पे डिबेट में मैं अब शामिल करना चाहूंगा। सबसे पहले सामाजिक की जब हम बात करते हैं तो हम जाहिर सी बात है कि अगर हम हिस्ट्री वाइज चलेंगे तो हमारी जो है हम ही एक यहाँ से हमारे जो है मूल निवासी हैं। मूल निवासी में जो है निषाद किरात कोल की जो है हमारे भारत की उत्पत्ति इसी 3 जातियों के नाम से उत्पत्ति का एक संरचना बनती है। राव साकृत्यायन की किताब जब अध्ययन करते हैं तो इन्हीं 3 जातियों की पूरी जो है पूरे भारत की जो है रचना इसी 3 जातियों के आधार पे है। लेकिन आज जो है उस चीज को तलाश करें तो क्या हम उस समय के दौर से और आज के दौर में क्या हम इस सामाजिक स्थिति के स्टेटस में हम जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, या हमारी उसका प्रतिमानित जो शब्द अब जो है बाद में जो धार्मिक ग्रंथों में हमारी रचना कर दी गई कि केवट महाराज जो है नाव को पार करेंगे और जो है निशा जी जो है उनके दोस्त होंगे, तो हम जो है एक दूसरे को जो हमेशा जो है बार बार ढोने की जो परंपराएं हमको हमेशा जो है दिखाने की एक केंद्रित की गई है, हम उसी के इर्द गिर्द जो है सिमटने लगे। दूसरी बात ये समझने की जरूरत है कि हम जो है कहते तो है कि हम जो है बिंदमाला है, माझी है, केवट है, कश्यप है, जो भी है जितनी भी जातियों का नाम अगर लें हम अपने समाज का, लेकिन इनकी पहचान इनके आधार पर नहीं है, किसी दूसरे के स्टेटस के आधार पे है। माने कोई दूसरा ये तय करता है कि आपको किस तरह से रहना है, किस तरह से आपको शादी करना है, किस तरह से आपको खाना है और क्या करना है। जैसे आप एक उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं कि एक अगर किसी बच्चे को मान लीजिए कि आप बिंद है, मान लीजिए कश्यप है, मैं निषाद हूँ, कश्यप और बिंद में आप शादी के दोनों ने फिक्स कर दिया कि जो है दोनों परिवार आप मानते हैं कि लड़के लड़की जो है ठीक ठाक हैं और दोनों लड़के लड़के भी तैयार है कि हम शादी के लिए तैयार हैं। खुदा ना खासा आप किसी पंडित को आप बुला लिए घर पे और वो कह दिया कि लड़की जो है मांगलिक है, तो अब लड़की जो मांगलिक है तो भले दोनों परिवार जो है एक दूसरे को कहते हैं कि हम शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन जैसे वो कह देगा कि लड़की मांगलिक है तो आप शादी नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपकी सामाजिक स्टेटस आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपकी जो है वहां पे आप शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगे, कितना भी आपके रिलेशन प्रगाढ़ हो या मजबूत हो, आप शादी नहीं करेंगे। ये चीजें आपको देखने की जरूरत। तीसरी बात ये है कि हम जाति समूह में जीते हैं जिस तरह से, एक सामाजिक हमारी जो सांस्कृतिक कल्चर हिजमोनी की जब बात हम करते हैं, सांस्कृतिक वर्चस्व की बात करते हैं, तो हम अपने में ही वर्चस्व की भावना देखते हैं। कहा जाता है कि बिंद जो है मलाह से बड़ा है, मलाह करता है, बिंद मैं बड़ा हूँ, केवट निषाद। तो एक सांस्कृतिक वर्चस्व जो है ये अपने ये जातियां जो भी जातियां है अपने में ही वर्चस्व खोजती है, न कि जो है क्षत्रिय ब्राह्मणों के ऊपर वर्चस्व खोजती है। जिस दिन ये जातियां ये तय करने लगेगी कि हम जो है अपने में वर्चस्व न खोज करके हमको जो है सवर्णों के आधार पर हमको अपने वर्चस्व जो है खोजने की जरूरत है, ब्राह्मणों से हमारे ऊपर के वर्चस्व को देखने की जरूरत है। तब जब तक ये जो मूल्य बिंदु है, जो इसकी सामाजिक जो चीजें है, ये अगर इस पे ध्यान नहीं देगा तब तक हमेशा पिछड़ा रहेगा। ये 3 पॉइंट जो है महत्वपूर्ण है। उसके बाद से जो है अगर अपनी हम पहचान की बात करते हैं तो पहचान क्या आपकी बनाई हुई ये नाम जो है दिया हुआ है या किसी स्वर्ण या किसी पंडित का दिया हुआ ये नाम है, इस बिंदु को आपको तलाशने की जरूरत है। जब तक इस बिंदु को तलाशा नहीं जाएगा तब तक ये आपको मानना होगा कि हम किसी दूसरे विचारधाराओं में हम जीते रहेंगे, या तो हमको एक विचारधाराओं की नींव स्थापित करना होगा। जब तक हम एक विचारधारा स्थापित नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया विचारधाराओं पर लड़ती है। भले हम आपस में जो है जमीन के लिए लड़ जाए, जायदाद के लिए लड़ जाए, या जो है एक दूसरे की जो है भावनाओं के साथ किसी तरह की झगड़ा हो जाए तो उसके लिए लड़ जाए, वो अलग बात है। लेकिन पूरी दुनिया जो है विचारधाराओं की लड़ाई लड़ती है। जैसे मार्क्सवाद जो है वामपंथियों ने अडॉप्ट करके रखा है, समाजवादियों ने अडॉप्ट करके रखा है, जय श्री राम का नारा आप जानते हैं दक्षिणपंथी, तो जो है किस तरह से उस चीज को जो है अपने को जो है वर्चस्व स्थापित करके रखा है। तो इस तरह की विचारधाराओं को आपको देखने की जरूरत है कि जब तक आप जाति समूह में अपने को तलाश करने की कोशिश करेंगे तब तक ये संभावना नहीं है। ये जाति आपकी जो एक भावनाएं जो आपकी स्थिति है, इस बिंदु को आप देख सकते हैं। अब मैं जो थोड़ा बहुत जो है उसकी राजनीतिक पक्ष को मैं लेना चाहूंगा। आज हमारे पूरे जो उत्तर प्रदेश या पूरे
मैं लगभग घूमा हूँ पूरा देश की स्थिति में बता रहा हूँ कि हर जगह जो है लगभग जो हर प्रदेश में 4 से 5, 3 से 4 पार्टियां स्थापित है। 3 से 4 पार्टियों का स्थापित होने का मतलब ये है कि बहुत बड़ी क्रांति एक हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्रांति क्यों नहीं हुई? इनकी जो पहचान है जाति आधार पे है, न कि इनकी विचारधाराओं के आधार पे है। तो जहां जाति आधार पे जो है आपकी इकट्ठा किया जाएगा, वहां पे आपका शोषण होता रहेगा, आप शोषण के शिकार होते रहेंगे। जाहिर सी बात है कि अभी आप ताजा उदाहरण है, नेहा हत्याकांड हुआ, तो नेहा जो है कि बलात्कार की कर दी जाती है, और इस तरह से देश भर में आए दिन हमारे समाज के साथ बलात्कार या हत्याकांड आए दिन होता रहता है। आखिर जो है जो जाति समूह से जो उभरी हुई पार्टियां है, जैसे निषाद पार्टी है, जैसे स्वदेश समाज पार्टी है, मानव पार्टी है, और कौन कौन कितनी पार्टियां है, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी है, लगभग जो है 30 से 35 पार्टियों का इस तरह से जो है एक जखीरा है। अब ये जो है पार्टियां सिर्फ जो है इस समाज को जो है, आप जानते हैं कि चको जानते होंगे, पानी में एक चको होता है, तो जितनी भी ये जातियां है, ये जो पार्टियां जो बन रही है चक्कों में ले जाने का काम कर रही है। अब चक्कों में ले जा करके इस समाज को उस पानी में छोड़ दे रहे हैं, और उस पानी में छोड़ने के बाद चक्कों में गया, चक्कों में से जब जो व्यक्ति नीचे जाता है तो सीधे या तो मरता है, मरने के बाद सीधे जो है पानी से बाहर जाता है। तो ये चीजें उसी तरह के जो राजनीतिक पार्टियां है, उसी तरह जो हमारे समाज की जितनी भी पार्टियां है, इस आम जनता को शोषण करने की नीति अपनाई है। जाहिर सी बात है कि जब भी कोई अगर थोड़ी बहुत बढ़ रही है पार्टियां, तो उसी पार्टी का विरोध करती थी। जैसे मान लीजिए कि भाजपा का विरोध करती थी, सपा का विरोध करते थे, या बसपा का विरोध करती थी, लेकिन अंततः अपने वर्चस्व या अपने फायदा के लेकर के उसी पार्टी से मिलती है। कहीं ना कहीं इसका विचारधाराओं में उस तरह का तालमेल नहीं है। अगर विचारधाराएं इसकी मजबूत होती तो उसे संगठन जो है उस संगठन में जाके तालमेल नहीं करता। तो ये जाहिर हो रहा है कि ये इनकी जो विचारधाराएं हैं ना मजबूत है, सिर्फ एक जो है जो कहा जाता है कि हम जाति समूह को जो है इकट्ठा करके और जो है हम अपना वर्चस्व दिखा करके पैसा कमाने की एक नीति है। ये इस तरह की राजनीतिक पार्टियों का। दूसरी बात इसमें ये देखने की जरूरत है कि ये बात आपने बिल्कुल सही कही। मैं एक सवाल मैं आपके बीच में खड़ा करना चाहता हूँ बिंद जी, बलराम बिंद जी। जो समाज व्यवस्था है भारत की, आज जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, जो है ना कहीं ये पहचान हमें किसी और की दी हुई है, ये हमारी अपनी पहचान नहीं है। हमें पहचान किसने दी हुई है और कौन से डंडे पे हम लोग खड़े हैं? भारतीय समाज व्यवस्था में हमारा स्टेटस कहाँ है, किस जगह हम लोग खड़े हुए, इस पर भी थोड़ा गौर करिएगा। फिर हम चलते हैं तिलक सिंह निषाद जी के पास में, आपके एक बात का जवाब लेकर के। सर ये बात बताइए, जैसे आपने कहा जो ना ये पहचान हमें किसी और ने दी हुई है, हमें ये पहचान हमारी अपनी पहचान नहीं है। देखिए, 2-3 चीजें हैं। जाहिर सी बात है कि जब हम सांस्कृतिक रूप से अपने को जब ध्यान देते हैं, सांस्कृतिक रूप से जब ध्यान देंगे, तो उसमें जो है हम जिन महापुरुषों को अपना अगुआ मानते हैं, तो हम उसी के नाम को जो है एक अपने को एडॉप्ट करके, अब वो जो नाम है वो किसी ब्राह्मणवादी विचारधारा का दिया हुआ नाम कह सकते हैं, ना कि आपका बनाया हुआ विचारधारा का जो है ये नाम है। तो जब उनके दिए हुए नाम को, विचारधाराओं को जो है जब एडॉप्ट किए हैं, तो उनकी विचारधाराओं को आप जाहिर से बात है आप स्वीकार करना शुरू कर दिए, और हमारी पहचान उसी तरह की जो है क्रिएट होने लगी। और आज हम उसी तरह की जो है विचारधाराओं में निषाद राज या जो है कश्यप महाराज है ना, ये जो विचारधारा उत्पन्न हो रही है, ये वही पूरी उसी से निकली हुई विचारधारा है, न कि हमारी बनाई हुई विचारधाराएं हैं। हम उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। थोड़ा सा मैं और एक बात, आर्थिक वाली जो बात है, आर्थिक में देखिए सर 2 चीजें हैं। जाहिर से बात है कि हमारे पास जो समाज है, हमारी जो बनावट है, हर जगह की अलग अलग स्थिति है, लेकिन एक जो है बनावट है मछुआरा समाज के नाम से, और दूसरी चीज है जो हम अभी जो एक वर्चस्व उभार हो रहा है निषाद और कश्यप। 2 चीजें जो है ये क्षेत्र के आधार पे जो है आप व्याख्या देख सकते हैं। तो जहां मछली मारा जा रहा है या जहां जिस चीज की स्थिति है, उसकी आधार पे जो है उसका जो इनकम का सूत्र बंधा हुआ है, इनकम का जो सूत्र बंधा हुआ है, हम जो है ज्यादा से ज्यादा जो है मान लीजिए कि हम यूपी, अगर यूपी पूर्वी के हैं और आप वेस्ट के हैं, तो वहां तो मान लीजिए कि जल के जो है नदी नाले कम है, लेकिन हमारे तरफ थोड़ा ज्यादा है।
तो हम मछली मारते हैं, हमारा दिनचर्या जो है उसी के आधार पे। और दूसरी चीजें जो है मजदूरी के आधार पे है। आपके तरफ जो है गन्ना की ज्यादा खेती होती है तो गन्ना का आप जो है काम करते हैं, और हमारे तरफ जो है मान लीजिए कि जल वाला है तो हम जल का जो है काम करते हैं। आप अगर भदोही की तरफ साइड जाएंगे तो कालीन वाला काम होता है। लेकिन आप जैसे ही हर प्रदेश में जैसे आप जाएंगे तो अलग अलग जो है स्थितियां है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि हमारे उसी आधार पे जो है हमारी जो है इनकम का सूत्र बंधा हुआ है। लेकिन हम ज्यादातर जो हमारी स्थिति है एक मजदूर वाली स्थिति है। और जब मजदूर एक ही चीज होता है कि जो भूखा व्यक्ति रहेगा वो जो है सबसे पहले अपना पेट भरने की कोशिश करता है। तो हम जो हमारी जो आर्थिक स्थिति है पेट भरने वाली है, न कि जो हम आर्थिक सिस्टम को जो है मजबूत कोई बनाने वाले हैं। जब तक हम आर्थिक सिस्टम के मजबूत बनाने वाले धारा में नहीं आएंगे तब तक हम पेट भरने वाले आर्थिक स्थिति में ही जीते रहेंगे, जिसका कारण जो है हम जो है किसी भी, जैसे मान लीजिए कि आप अगुआ हो रहे हैं या कोई भी अगुआ हो रहा है ना, तो आपको जो है आपको पीछे चलने के लिए तैयार होगा, लेकिन जैसे ही कहीं बिंदु पे फंसा गया वो आपके पीछे आ जाएगा। तो आर्थिक रूप से आज के डेट में जब हम थोड़ा बहुत शिक्षित होंगे तो हमारी जो ये पेट भरने वाली जो आर्थिक संस्कृति है या आर्थिक जो पक्ष है वो सीधे तब्दील होगी दूसरे एंगल से। और आने वाले दिनों में अब धीरे धीरे जो हमारे जैसे युवा पैदा हो रहे हैं, हमारे युवा जो है अब धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, तो ये जो आर्थिक का जो सूत्र का पैमाना है सीधे तब्दील हो रहा है, बदल रहा है, जिससे हमारा विकास धीरे धीरे अब जो है तेजी से विकास कर रहा है। तो इस बिंदु को देखने की जरूरत है कि जब तक उसके बाद दूसरा जो एक आदरणीय तिलक सिंह जी जो है अभी बात चल रही है इन जातियों की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थिति, तो इन सामाजिक परिस्थिति में ये जो जातियां हैं हमारी कसम जात वंचित जातियां, जिसमें बहुत ग्रुप ऑफ कास्ट हैं, मैं समझता हूँ लगभग ये लोग तो 17 कहते हैं, मैं तो कहता हूँ लगभग जो है सैकड़ों की संख्या में तो इन जगह जगह लिखा हुआ ही है। तो ये जो जातियां इनकी सामाजिक परिस्थिति क्या है, इन्होंने स्टेटस क्या है, ये समाज के किस जगह पर खड़ी हुई है, इस पर जो है चर्चा करिए, फिर मैं अगले बिंदु पे आपके पास आऊंगा। ठीक है सर। जी शुक्रिया सर। आप सभी सदस्यों को मैं अपना जय सादराज बोलता हूँ। साथियों, इतना तो आज हम कह सकते हैं इस परिवेश में कि जिस तरह से आज हम लोग इकट्ठे होकर के इन बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि हम कहीं ना कहीं जागरूक हो रहे हैं और आज की स्थिति में हमारा समाज काफी जागरूक भी हो रहा है। जहां तक सर आपका सवाल है कि हमारे अगर हिंदुस्तान में लें तो 1 सैकड़े से ऊपर ही जातियां हैं, और यूपी में भी जो आप 17 जाति का बार बार नाम ले रहे हैं, तो सर मेरा सुझाव यही है कि अगर हम पढ़े लिखे लोग भी 17 जाति चिल्लाते रहेंगे तो इस समाज का उद्धार शायद हम कैसे कर पाएंगे, ये हमारी समझ से परे है। हम जैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, आप जैसे प्रोफेसर हैं, 2 प्रोफेसर बैठे हुए, इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं, तमाम समाज में डॉक्टर हो गए, वैज्ञानिक हो गए, काफी संभ्रांत लोग हैं, और वो लोग जब 17 जाति कहेंगे तो हमें बड़ा कष्ट होता है अंदर से, क्योंकि हम हैं एक ही, लेकिन हम अपने को ही 17 जातियां बांट देते हैं। तो जब हम बांटते रहेंगे तो हमारा जो और छोटा तबका है, भाई है, वो कैसे जो है उस बात को स्वीकार करेगा, वो कभी नहीं कर सकता है। तो सर पहला तो निवेदन ये है आप सबसे कि आप लोग 17 जाति कहना बंद करें। दूसरी सर ये है कि जो हम इतनी कुरीतियों में सर बटे हुए हैं, हमारी इतनी उपजातियां बना दी गई हैं, तो सर जहां तक मेरा आकलन है कि हम कह सकते हैं कि ये जो जातियां बनाई गई हैं अपने समाज में, मछुआ समाज में, ये हमारे पूर्वजों ने नहीं बनाई, ना हमारे पूर्वजों की इच्छा थी कि ये इतनी जातियों में हम बटें। लेकिन जो हमें बांटने वाले लोग थे उन्होंने हम लोगों को एक नहीं होने दिया। उन्होंने सोचा कि ये एक ना होने पाए तो हमारी हजारों उपजातियां बना दी। जैसे ओबीसी में भी 6500 से ज्यादा जातियां हैं, जबकि ये केवल प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड निषाद जाति से ही जाने जाते थे। सर अब आता है आपका जो है आज का विषय कि हमारा सामाजिक स्तर कैसा है। तो सर मैं कहूंगा कि किसी भी समाज में लोगों के जीने के 2 ढंग होते हैं। एक तो वो होता है कि जो समाज है या हमारे पूर्वज है जो वो नियम बना देते हैं, उन्हीं की इच्छाओं पर, नियमों पर, मूल्यों पर हमारा समाज चलता है। और दूसरा सर वो है
कि जिसे जो है जो नियम बनाए जाते हैं उन नियमों पर हम समाज को मानने के लिए बाध्य करते हैं। यानी एक तो उन नियमों पर चलता है, दूसरा ये जब नहीं चलता है तो उन पर मानने के लिए हमारा समाज या हमारे जो पूर्वज है या जो हमारे समाज के संभ्रांत व्यक्ति हैं वो उस पर मानने के लिए बाध्य करते। दो पैटर्न है सर। लेकिन अक्सर होता क्या है कि हमारा समाज इन दोनों मूल्यों से, दोनों ढंगों से मिश्रित रूप से चलता है। हमारा ही समाज नहीं, हर समाज चलता है। आज के परिवेश में हमारे समाज की स्थिति क्या है, इसका आकलन जब हम अपने लोगों के, अपने समाज के बीच में जाते हैं, अपने गांव में जाते हैं, तो सर अपने आप दिखने लगता है। जी। आज सर वास्तविकता ये है कि आप किसी भी गांव में चले जाइए जिसमें हमारा समाज रह रहा हो और उस समाज में दूसरे भी एसटी ओबीसी के लोग रह रहे हो, तो आप अगर अपनी पहचान न बताएं, तो अगर ओबीसी के किसी दूसरे के यहाँ बैठ जाएं या किसी एससी एसटी के यहाँ बैठ जाएं और पूछ ले कि बगल वाला घर किसका है, तो बताएगा फला का है, मछुआ समाज का फला उपजाति का, ये बता देगा सर। और अगर आप उसके बारे में कुरेदना शुरू कर दें तो जो तथ्य उभर कर आपके सामने आएंगे तो उनको सुनने के बाद हमारे आप से जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति इतना अपने को घृणित और अपमानित महसूस करेगा कि जिसके लिए हमारे पास आज की डेट में कोई शब्द नहीं है। सर मैंने स्वतः देखा है, मैं एक धानुक के यहाँ बैठा हुआ था, इंदिरा आवास का सत्यापन करने गया था। वहां जब मैंने पूछा कि बगल वाला घर किसका है, तो समाज का ही घर था, उन्होंने बताया। तो हमने कहा चलो वहीं उनका देख लेते। तो बोले कि साहब वहां जाके क्या करूं, वहां मत जाओ। मैं क्यों, ऐसा क्यों है? तो हम तो जान रहे थे जब हम उस समाज के हैं तो उसके यहाँ जरूर जाएंगे। तो उसने हमें मना किया। तो हमने उससे कारण जब पूछा तो उसने कहा कि सर जो है उनके यहाँ ना तो आपको बैठने को जगह मिलेगी और ना एक गिलास पानी भी आप पिएंगे तो पीने के लिए भी आपको वो पानी अच्छा लगेगा, क्योंकि उनके कपड़ों में बदबू आती है, उनके जो है बर्तनों में बदबू आती है। तो हमें कहने में कोई संकोच नहीं कि आज जो हमारे समाज की दशा और दिशा इतनी गिरी हुई है कि हमारे ही बीच की जो हमसे निम्न जातियां थी, एससी में हो चाहे ओबीसी में हो चाहे एसटी में हो, वो भी आज हमारे समाज को हे दृष्टि से देखती हैं। लेकिन जब हम अपने समाज के बीच में आते हैं तब हम अपने कहते हैं कि हम तो जो है बिंद हैं, हम निषाद हैं, हम केवट हैं, हम कश्यप हैं, और कोई भी अपने से एक दूसरे से नीचे जाने का प्रयास नहीं करता है, न एक दूसरे भाई को बराबर पर बैठाने का प्रयास करता है, न अपने एक भाई से चर्चा करने का या सामाजिक तौर पर वार्तालाप करने का प्रयास करता है। जहां तक मेरा मानना है कि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक अपनी ताकत का एहसास नहीं करा पाएंगे, और जो दिखता है सो बिकता है। जब हम दिखेंगे नहीं तो बिकेंगे कैसे? हम अपना जो है सामाजिक स्तर कभी सुधार नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को, जो हमारे बीच के समाज के अन्य जातियों के लोग हैं, वो हमको इस कदर दबाए हुए हैं कि ना वो मुझे उठने देते हैं ना हमें बैठने देते हैं। ये हमारी समाज में आज की स्थिति है सर। जहां तक आपका आर्थिक स्थिति पे आकलन है तो सर मैं कहना चाहूंगा, कोई भी समाज, जब सभ्य समाज, जिस समाज में नौकरियों का बोलबाला ना हो, जिस समाज के लोग रोजगार में व्यस्त ना हो, जिस समाज के लोग जो है राजनीतिक शैक्षिक जो है स्तर उनका ऊंचा ना हो, व्यवसाय ना कर रहे हो, जमीन जायदाद ना हो उनके पास, जीविकोपार्जन के अच्छे साधन ना हो, अच्छे साधन से हमारा सम्मानित साधन जिसमें बैठ के कोई आके आपसे कहे अरे सेठ जी कहिए क्या हाल है, और प्रोफेसर साहब क्या हाल है, और इंस्पेक्टर साहब क्या हाल है। जब आपको लोग इस तरह से ले, जब आपको कहे कि और निषाद जी क्या हाल है, और बिंद जी क्या हाल है, और कश्यप जी क्या हाल, जब इस तरह से कहें तो आप समझिए कि हमारा राजनीतिक या आर्थिक स्तर उठा हुआ है। और जब आपको कहेंगे अरे मलेटा इधर आ, और बिंदुआ तू क्या कर रहा है, जब इस तरह से हे दृश्य हमें बुलाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा आर्थिक स्तर बहुत ही गिरा हुआ है, निम्न स्तर का। जहां तक सर तीसरा जो है आपका स्तर है राजनीतिक स्तर, तो राजनीतिक स्तर आज के समय में तो सर एक व्यवसाय बन गया है। जिन जातियों ने राजनीति को पहचाना और जो जातियां संगठित हुई उन्होंने इसका लाभ उठाया, जबकि हमारे समाज में आज ये है कि अगर एक सांसद बनता है तो केवल एक परिवार का विकास होता है। लेकिन जिन जातियों ने राजनीति को अपना जो है धंधा समझा, व्यापार समझा, चाहे वो सपा के यादव हो, चाहे बसपा के चमार हो, चाहे भाजपा के कांग्रेस और भाजपा के जो है ब्राह्मण या ठाकुर लोग हों, उन्होंने इसको लिया तो इससे उनके पूरे समाज का भला हुआ। आज की स्थिति में हमारा समाज कहीं नहीं है, हमारा समाज एक नहीं है। हमारे समाज ने अपना कोई एक नेता भी नहीं माना,
और जिसको भी मान भी लिया तो वो भी जो है समाज के उद्देश्यों पर खरा नहीं उतरा। तो इसलिए सर हमारा न तो आज तक कोई राजनीतिक स्तर ही है सम्मानजनक, ना आर्थिक स्तर है। मान लीजिए हम 4 भाई हैं, 4 भाई में एक नौकरी कर रहा है, एक प्रोफेसर बन गया या डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, और 3 भाई हैं वो गांव में ही रह रहे हैं, चाहे वो मजदूरी कर रहे हो चाहे खेती कर रहे हो। तो हम उसे अपना सामाजिक स्तर ऊंचा नहीं मानते। हम मानते हैं कि अगर हमारे समाज के 90% लोग 60%, 50% के ऊपर लोग अगर गरीबी रेखा में हैं, जिनका स्तर बहुत ही निम्न स्तर का है, तो वो समाज कभी उच्च नहीं हो सकता है, वो गिरा हुआ समाज हो सकता है। गिरा हुआ तो हम अपने को नहीं कहेंगे, ये जरूर कहेंगे उस समाज का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर बहुत ही मतलब निम्न स्तर का होगा। तो हमारा ये आकलन है सर। जी। और इसके लिए हम चाहते हैं। अब आपने बहुत बढ़िया बात कही। जी सर। जी बोलिए। हाँ, तो इसके लिए सर हमारा जो मानना है कि आज जब हम जाते हैं, कल भी हम फील्ड में ही थे, अपने लोगों के ही बीच में थे, कुछ चर्चा ऐसी चलने लगी, तो मैंने कहा यार आज इस समय हमारे प्रदेश में ये स्थिति है कि पूरे प्रदेश में हमारे समाज के ऊपर 5-6 केस डेली हो रहे हैं। कहीं रेप के हो रहे हैं, कहीं मारपीट के हो रहे हैं, कहीं जमीन पे कब्जा करने के केस हो रहे हैं। तो वहां के लोग 3-4 लोग थे अपने ही समाज के, तो उन्होंने क्या जवाब दिया जिससे आप सुनेंगे तो शायद दंग रह जाएंगे। सर उन्होंने कहा कि जब सपा आती है तो वो मुसलमानों का पक्ष लेती है, बसपा आती है तो वो भी मुसलमानों का ही पक्ष लेती है, और एक भाजपा ही तो है जो हिंदू करके हिंदू का नाम लेती है। तो हम बड़ा दंग रह गए। तो मैंने सोचा कि ये हमारा इस तरह का समाज है, इस समाज को जब तक दोस्त और दुश्मन की पहचान हम आप जैसे स्टूडियो में बैठे हुए लोग नहीं कराएंगे, हम सबको जब तक अपने लोगों के बीच में जाके इस तरह से हम लोग नहीं समझाएंगे, तब तक मैं समझता हूं कि अपने समाज का उद्धार होना, विकास होना बहुत ही। आपने बहुत अच्छी बात कही। जी आपने अच्छी बात कही कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो स्थिति है, जो स्टेटस है, वो अभी खराब है। लेकिन हम ये और जानना चाहेंगे, आलोक सिंह निषाद जी हमारे बीच में है, वाराणसी से हैं, तो इनसे भी मैं बहुत ही कम शब्दों में, क्योंकि समय की एक सीमा है, संक्षेप में अपनी बात रखेंगे कि हमारे इस कश्यप निषाद वंशी समाज की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा है, इसकी जो स्थिति है, ये भारतीय समाज व्यवस्था में या भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो आज हम जो देख रहे हैं कि जो है खेती करने से लेकर के हमारे पास, इस समाज के पास जमीन का अभाव है, इसके पास पारंपरिक रोजगार नहीं है, इसके पास जो है बहुत सारे जो है एजुकेशन का स्तर बहुत सारा कम है दिख रहा है। इस पर हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ आए हुए। तो आलोक सिंह जी जो थोड़ा सा इस पर विचार डालिए कि जो भारतीय समाज व्यवस्था में हमारे समाज की स्थिति कहाँ है, हम कहाँ पर खड़े हुए, किस लेवल पर खड़े हुए, किस स्ट्राटा पे खड़े हुए। जैसे हम लोग अध्ययन करते हैं समाज शास्त्रीय तरीके से कि जो है ना, एक अपर वर्ग है, एक निम्न वर्ग है, निम्न वर्ग में भी निम्न है, एक सीढ़ी के डंडे के अनुसार एक सामाजिक व्यवस्था, एक जाति से निचली जाति, निचली जाति से तिचली जाति, इस तरह से खड़ी हुई है, ये खड़ी हुई व्यवस्था है। इसमें हम लोगों का स्टेटस कहाँ पर है? स्टेटस माने परिस्थिति, माने रोल, उसका उसी तरह से खड़ा हो जाता है। इस पर आप जो है अपनी बात डालिए। आलोक सिंह। सर्वप्रथम सभी आदरणीय साथियों को मेरा अभिवादन स्वीकार करें। सर सबसे पहले हम तो समाज के बारे में बात कर रहे हैं, हम समाज की 3 अवस्थाओं को पहले सबसे पहले बताएंगे। शायद उससे पहले हम कल एक केस हुआ है सुप्रीम कोर्ट में फाइल, हम उसके बारे में बात कर लें, फिर समाज पर आते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ है जिसमें पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम की धारा 4 को असंवैधानिक घोषित करने के लिए याचिका दाखिल की गई है। अब ये याचिका क्यों दाखिल की गई, इसके बारे में एक हिंदू संगठन के द्वारा ये याचिका दाखिल की गई है। ये याचिका इसलिए दाखिल की गई है कि जो 15 अगस्त 1947 से पहले जो मुसलमानों ने या अन्य लोगों ने हिंदू धर्म के पूजा स्थलों को बर्बाद किया या नुकसान पहुंचाया, अब उनका ये याचिका ये कहना चाह रहा है कि जो बर्बादी हुई है उसका हमें उपचार चाहिए। अब हम देखते हैं कि बर्बादी का जो पीरियड रहा है वो मुश्किल से 600 साल या 700 साल का रहा है। जब वो अपने 600 साल और 700 साल का रेमेडी या उपचार मांग सकते हैं, हम तो 2000 सालों का भी मांग सकते हैं। हमें तो 2000 सालों का या 4000 सालों का रेमेडी मांगने का अधिकार है। अब आते हैं सर समाज वाली बात पर। समाज की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला, जब समाज समूह में रहता है, एक वो समाज होता है। एक समाज वो होता है जो थोड़ा सा सुसंस्कृत होता है,
एक होता है जो सभ्यता के चरम पे होता है, 3 समाज की अवस्थाएं होती है, समूह के रूप में, संस्कृति के रूप में और सभ्यता के रूप में। अब जब समाज समूह के रूप में रहता है तो उसके पास तकनीकी का अभाव होता है। जब वो तकनीक उसके पास आने लगता है, वो तकनीक के माध्यम से अपनी आर्थिक परिस्थितियों को सुदृढ़ करता है। उस आर्थिक परिस्थितियों को सुदृढ़ करने के पास उसके पास राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। उन राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करते हुए वो सामाजिक परिवर्तन कर पाता है। सामाजिक परिवर्तन के बाद ही कहीं जाके उसको सांस्कृतिक परिवर्तन का लाभ मिल पाता है। इस अवस्था तक हम लोग अभी नहीं पहुंच पाए हैं। हमारे पास अभी जो तकनीक थी भी पहले, हमें हमारे पूर्वजों से, हमारे सामाजिक जो विद्वान लोग थे उनसे जो हमें तकनीक मिली है, उस तकनीक का इस्तेमाल भी हम नहीं कर पाए हैं। इसलिए हम न आर्थिक रूप से परिवर्तन कर पाए हैं, न सामाजिक रूप से कर पाए हैं, न ही राजनीतिक रूप से कर पाए हैं। तो हमारा जो पहला स्टेप रहा है समाज का, वो तकनीक पे आकर ही रुक गया है, हम उसके आगे नहीं बढ़ पाए हैं। ये हमारे समाज की समस्याओं का सबसे पहले समस्या का समाधान रहा है कि हम तकनीक के आगे नहीं बढ़ पाए हैं। और बाकी आप लोग आदरणीय हैं, आप लोग ज्यादा बेहतर समझ पाए, हम तो अभी सीखना ही चाहेंगे सर आप लोग से। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात की समाज की सभी अवस्थाएं, आपने बहुत अच्छी बात की है कि जो हमारा जो है कि 200 साल का जब वो मांग सकते हैं अपना, तो हम तो 2000 साल से प्रताड़ित हैं इस व्यवस्था से। जी बिल्कुल, तो हम तो 2000 साल का हमको मांगना चाहिए। तो इस अवेयरनेस को लाने के लिए ये विषय हम लोग ने रखा है। ये इस अवेयरनेस को लाने के लिए हमने अपने समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा जो, क्योंकि समाज में जो है, अगर हम भारतीय समाज व्यवस्था की बात करें तो उस स्टार्टा में, ये निम्न स्टार्टा में आता है। तो इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए ले चलना चाहता हूं। अगर सर आप 1 मिनट अगर आप और दें तो मुझसे जी, अगर सर आप 1 मिनट और दें तो मैं उस धारा को थोड़ा सा और 1 मिनट आपको दिया। हाँ सर, तो जो पूजा स्थल विशेष प्रावधान, हाँ, पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम है 1991, उसकी धारा 4 की बात मैं कर रहा हूँ। उसके प्रोविजन जो क्लॉज फर्स्ट है उसमें कहा गया है कि जो चीजें 1947 से पहले हुई है, 15 अगस्त 1947, वो वैसे ही रहेंगी। और ये सरकार ने 1991 में एक अधिनियम को लेकर आई और अधिनियम में ये कहा गया कि जो जैसे है वैसे ही रहेगी। तो इनको इस बात से आपत्ति है कि वो वैसे ही न रहे, इसमें बदलाव करके वो अपने अनुसार इसको मॉडिफाई कर पाए। वैसे न रहे, बदलाव करने के, हाँ, वो मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। जी, अब हम विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी, जी विनोद जी, मैं इस बात पर एक बार फिर सवाल लूंगा आपसे। विनोद जी, अपनी इस बात पर चर्चा करिए कि हमारी सामाजिक स्टेटस, गौर करिएगा, परिस्थिति माने कंडीशन नहीं, स्टेटस पर आप गौर करिएगा कि कस्सम निषाद वंचित जातियों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति संक्षेप में समय का ध्यान रखते हुए। जी, अब सभी प्रतिभागियों को नमस्कार। ये सर जो स्टेटस शब्द है, ये समाज शास्त्र का एक टर्म है। इसमें 2 प्रकार के निर्धारण हैं, 2 टाइप हैं, एक निम्न स्टेटस और एक उच्च परिस्थिति और निम्न परिस्थिति। और इसको दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति भी। तो कई प्रकार से इसका अध्ययन किया जाता है समाज शास्त्र में। अगर हम अपने सामाजिक, अपने निषाद कश्यप वंशीय जो समाज है पूरा, उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति की बात करें तो मैं बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही कम शब्दों में इसको कहना चाहूं तो जो एक उच्च होता है और एक निम्न स्तर होता है। तो हमारा जो स्टेटस है वो निम्न है, और अब तो स्थिति यह है कि निम्न से भी निम्न है। पहले जो हमारा स्टेटस हुआ करता था, जैसे सीढ़ी नुमा जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, उसमें हमारा स्टेटस कुछ बीच में भी होता था, लगभग ऊपर से कुछ नीचे और नीचे से कुछ ऊपर। लेकिन अभी स्थिति यह है कि जो हमसे नीचे स्टेटस थे समाज के, सामाजिक स्थिति जिनकी हमारे से परिस्थिति नीचे थी, वो भी हमारे से ऊपर निकल चुके हैं। तो हमारे समाज की जो सामाजिक स्थिति है वो निम्न से निम्नतर की स्थिति में है, और जो आर्थिक स्थिति है वो भी निम्न से निम्नतर की स्थिति में है। क्योंकि जो जिन शक्तियों ने ये स्टेटस निर्धारित किए थे, उन शक्तियों के प्रभाव के कारण आजादी के बाद हमारे लोगों के जागरूक ना होने के कारण उसमें भी, आर्थिक व्यवस्था में भी हमारी परिवर्तन कर दिया गया है। जो हमारे आर्थिक साधन थे, संसाधन थे, आर्थिक स्रोत थे, वो भी हमसे लगभग सारे ही छीन लिए गए हैं। अब तो हम लगभग पराश्रित की भूमिका में हैं। और रहा तीसरा राजनीतिक जो स्थिति है, ये स्थिति भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति की तरह हमारी पूरी तरह खराब है।
हमारा नेतृत्व भी अपने आप में सक्षम नहीं है, दूसरों के ऊपर आश्रित होकर के ही अपना कार्य कर रहा है। तो हमारा तीनों ही तरीके का जो स्तर है वो निम्नतर हो चुका है। जी 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 बिल्कुल, आपने सही कही बात। अब हम इस पर विचार लेने के लिए चलते हैं आदरणीय अशोक जी के पास। अशोक जी, इस पर विचार डालिए। जो विनोद जी ने कहा हम निम्न से भी निम्नतर की ओर जा रहे हैं, ये हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और इस दशा का जो कारण है, इस स्टेटस का जो कारण है, उस पर विचार डालिए। कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसी व्यवस्था है जिसकी वजह से ये दशा बनी और बनी थी? जी सर्वप्रथम सबका नमस्कार। अशोक जी। सर मैं सिर्फ इस मामले में ये बताना चाहूंगा कि देखो, समाज की स्थिति जो है हमारे आज की डेट में, जो सिंपल भाषा में कहा जाएगा, वंचित से भी जो वंचित होते हैं आज दशा वो है। क्योंकि जो हमारे पूर्वजों के कार्य थे, हम उन्हें भी अपना आगे नहीं बढ़ा पाए। हमारे पूर्वज जो कार्य करते थे उन्हें भी हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज की डेट में, क्या वो शहर ले लीजिए या गांव ले लीजिए, हर व्यक्ति हमारा गुलाम बना हुआ है सर। हर व्यक्ति गुलाम है। अगर शहरों में जाएंगे तो हमारी माताएं बहनें बर्तन मांजने के अलावा कोई काम नहीं करती। ये सर वास्तविकता है। यदि आप लोग सब जानते सब बिल्कुल जी। और सर दूसरी बात, हमारे समाज में मुश्किल से 0.5% सरकारी नौकरी मान लीजिए सर, यदि मैं मान के चलूं 0.5%, यदि मैं ठीक हूँ अपने आप में, और 0.5% ही रोज वैसे मान लीजिए जो लोग अपना बिजनेस करते हैं। लेकिन उनमें भी 0.5 में भी हमारे समाज में ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप को लुका के चलते हैं, जो अपने आप को अलग रख के चलते हैं कि मैं इस समाज से बिलोंग नहीं करता हूँ, जो अपनी जाति बिरादरी को लुका के चलते हैं। तो इस चीज पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि हमें इस चीज जो कुप्रथा है अपनी जाति को छुपाने की, इसे हटाना होगा। यदि आज मैं यदि मान लो दिल्ली के किसी मुख्यालय में बैठा हूँ तो वहां मैं कश्यप नहीं कहलाऊंगा सर, वहां मुझे शर्मा पंडित कहलाऊंगा खुद, अपने आप को जो है ये चीज मैं कहलाऊंगा। तो इस चीज से हमें दूर होना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ऐसे कहूंगा सर, किसी भी समाज की उत्थान के लिए 3 परिस्थिति होती हैं, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी है वो शैक्षिक है सर। यदि हमारा शैक्षिक बच्चे हमारे होंगे तो वो अपनी ताकत को पहचानेंगे और अच्छी पोस्टों पर जाएंगे। जब अच्छी पोस्टों पर जाएंगे, रोजगार मिलेगा, हमारे लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। ठीक है, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो हम राजनीति में जाएंगे सर। लेकिन आज का सर, मैं अभी आपको कल की ये एक बात बताता हूँ सर। बिजनौर के एक हैं कश्यप जी, हरदोई के डॉक्टर राजपाल कश्यप जी है सर। बासोली में बागपत में केस हुआ है। मैंने कहा भाई अखिलेश जी से थोड़ी मगर वो करवा दीजिए, तो भाई साहब जवाब तक नहीं आया है। फिर हम लोग करते हैं कि हम लोग पूरब को नहीं मानते, हम पश्चिम को नहीं मानते, लेकिन जो हमारे राजनेता हैं उन्होंने ही भेदभाव पैदा कर रखे हैं। तो हमारी जो जाति की जो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। हम ये कहना चाहते हैं हम ये कहना चाहते हैं, हमारे समाज की जो स्टेटस है, स्टेटस माने जो समाज की परिस्थिति है, जो भारतीय समाज व्यवस्था में आखिर आप जैसे एक्वायर्ड है माने प्रदत्त है या फिर जन्मजात है। तो विनोद जी ने अभी बात की थी, इन सब बातों को हम क्लैरिफाई करने के लिए जो हमारे बीच में प्रोफेसर हैं बलराम विनोद जी, अशोक जी। हाँ बोलिए अपनी बात कहिए। मैं सर ये बात कहना चाह रहा था कि जो विनोद जी ने कहा है ये बात सही है। जो पहले स्थिति थी वो उससे भी बदतर स्थिति हो चुकी है सर। सबका विकास हुआ है, इस समाज का कहीं विकास नहीं दिखाई दे सकते। और भी इसे जो है अब अति विकास नहीं हुआ। जी सर, जी बिल्कुल सही कहा बलराम जी। ये जो बातें निकल करके आई है कि जो एक्वायर्ड है और जो है जन्मजात है और प्रदत्त है अपनी स्टेटस जो है, इस आपने पहले भी बात ये कही थी, विनोद जी ने भी कही, आलोक जी ने भी ये बात कही और आदरणीय तिलक सिंह जी ने भी बात कही है कि परिस्थिति निम्न है। तो निम्न परिस्थिति के निर्माण करने की कौन सी कंडीशन बनी, ऐसे कौन लोग हैं, ऐसी कौन सी व्यवस्था जिसकी वजह से आज हमको जो है ये निम्न से भी निम्न कहा जाता है। देखिए, रोजगार के साधन हमारे समाज के पास नहीं है, धन धरती समाज के पास नहीं है, राजनीतिक दृष्टि से जो है नेतृत्व कमजोर है और उसी के साथ साथ एजुकेशन का स्तर बहुत कम है, इक्का दुक्का प्रोफेसर या डॉक्टर इंजीनियर मिलते हैं और इस तरह से देखा जाए तो समाज का स्तर तो नहीं दिखाई देता। लेकिन ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से समाज आज दर बदर की दिशा में बढ़ा हुआ है
ये जातियां दर दर की ठोकरें खा रही हैं और नेता इनके साथ इनके वोट बैंक का इस्तेमाल करते हुए इनकी ऊपर राजनीतिक रोटियां सेक सेक करके उनकी अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां बंगले हो गए हैं और ये समाज यही का यही रह गया है। इन बातों पर विस्तार से आप चर्चा करेंगे बलराम बिन जी। ठीक है सर। और साथियों, सबसे पहले बात ये समझने की जरूरत है कि जाहिर सी बात है कि उभर के आ रही है कि हमारी स्थिति खराब है या हमारी स्थिति जो है नेताओं ने खराब किया या हमारे जो गार्जियन थे उन्होंने खराब किया। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि हम एक ऐसे समाज से आते हैं जो विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ने का काम किए। ठीक है, मतलब कि हम ये जो है एक जो है समुद्र को लांग करके दूसरे समुद्र तक पहुंचने का हमने काम किया और वहां की संस्कृति को अपने संस्कृति से के साथ तालमेल स्थापित करके एक नई स्थापित संस्कृति को स्थापित करने का जो है एक संरचना दी। लेकिन बात ये समझने की जरूरत है कि अगर आप देश भर के अवलोकन करिए कि किन किन स्थितियों में कहां कहां किस तरह का समाज रह रहा है। जैसे सबसे पहले आप मुंबई का आप ले लीजिए, तो ये समाज जो है जाहिर सी बात है कि एक मछुआरा था और मछुआरे की जो है कोली के नाम से जाना जाता है, मुंबा देवी स्थापित देवी का स्थापित करता है। लेकिन आज जो है देखेंगे कि ये कोलियों का जो मंदिर है इन्होंने स्थापित तो किया, लेकिन उसमें जो है एक भी कोली जो है पुजारी नहीं है। तो जो संस्कृति अब जो है एक बीरा देवी की बात करेंगे, महाराष्ट्र में ही है एक बीरा देवी, उन्होंने जो है कोलियों के ही देवी है, यानी हमारे मछुआरों की देवी है। मुंबई हमने स्थापित किया, बिलासपुर हमने स्थापित किया, लगभग देश के जितने भी जो शहर है हमारे जो है निषाद संस्कृति के लोगों ने ही स्थापित किया। लेकिन सबसे पहले ये चीज समझने की जरूरत है कि उस संस्कृति को हमने तो स्थापित किया, लेकिन हम सीधे वहां से डाइवर्ट होते गए। मतलब कि हम वो संस्कृति को स्थापित करने का बहुत मेहनत किया और उस चीज को स्थापित करके सीधे वहां से हम जो है नोमेडिक ट्राइब माने जो घुमंतु जनजाति की तरह जो है फिर वहां से माइग्रेट कर गए। माइग्रेट करने के बाद क्या हुआ कि हमारी जो संपत्ति थी हम वहां से हमारी जो संपत्ति दूसरे लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। अब जो हमारी जो संपत्ति थी अब दूसरे लोगों ने ले लिया, तो जाहिर सी बात है कि अब फिर घुमंतु ट्राइब के रूप में जब दूसरे जगह जाएंगे तो फिर बनाएंगे ना भाई अपनी जमीन जायदाद या जो भी चीज करेंगे, फिर हमने वहां क्रिएट की। तो ये जो ये चीजें जो शुरुआती दौर की जो स्थिति थी ये शुरुआती दौर की है। अब जो है जाहिर सी बात है कि अब वो देश आजाद माने अंग्रेज को आने से पहले अंग्रेज के आते ही हमारे जो हम कभी किसी के गुलाम नहीं रहे। सबसे ज्यादा अगर देश का जितने भी अवलोकन आप करेंगे, कोलियों का आंदोलन जो है सबसे पहले गुजरात में होता है, फिर महाराष्ट्र में होता है, फिर इस तरह से जो है बिहार में होता है। इस तरह पूरे देश करके जितने भी आंदोलन आप शुरुआती दौर का जो है अंग्रेजों का विद्रोह करने का या किसी भी समाज को विद्रोह करने का अगर श्रेय जाता है तो हमारे समाज का जाता है। हमने किसी के गुलामी कभी स्वीकार नहीं की। ये आपको समझने की जरूरत है। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो हम आज जो हमारी कहा जा रहा है कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है या हम जो हमारी सामाजिक स्थिति खराब है, दो तीन चीजें समझने की जरूरत है कि किसी भी आप एक समय था कि जब कांसीराम आंदोलन जब चलाते थे तो उस समय सबसे ज्यादा जो है चमार मारे गए। मैंने कहने का मतलब कि जो दलित समुदाय उस समय सबसे ज्यादा मारे गए और सत्ता में एंट्री की। उसके बाद से जो है एक उभार होता है कि जो है समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है और जो है बहुजन आती है। दोनों सत्ता में आने के बाद जो है जब इन जातियों का वर्चस्व का अगर ये किसी तरह की भागीदारी नहीं मिलती है तो ये समाज फिर अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाता है। अब राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद ये होता है कि हमारी जो मांगे हैं या हमारी जो चीजें हैं हमको देने का काम किया जाए। अब ये चीजें हमको कितना मिली है नहीं मिली है ये आगे का विषय है। अब चीजें ये समझने की जरूरत है कि हमारी जो एक पहचान की जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं या हम आर्थिक स्थिति के लड़ रहे हैं या सामाजिक स्थिति के लड़ रहे हैं, तो एक दो जातियों को आपको सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। आप कभी देखते हैं यादव को कहीं जो है उसकी बहु बेटियों के साथ छेड़छाड़ होते हुए नहीं देखे होंगे। जाहिर सी बात है कि हम लड़ाकू थे और लड़ाकू वाली जो हमारी जो एक जो पहचान थी हमने उस चीज को धीरे धीरे छुपाना शुरू किए, जिसका कारण ये हुआ कि हमारी आए दिन अब जो हमारी स्थिति है हर जगह शोषण
या आए दिन हत्या या बलात्कार की घटनाएं जो आ रही है हमारे समाज के साथ आ रही है, आप जो है आज के डेट में चमारों के साथ नहीं आ रही, ये चीजें आपको अवलोकन करने की जरूरत है। रही बात आर्थिक स्थिति में, मैं बता दूं कि आर्थिक स्थिति में सुधार की हो सकती है, हमारी सुधार हो सकती है। सुधार कैसे हो सकती है? आप देखते हैं कि एक दुकानदार छोटा सा भी अगर दुकान स्थापित कर लेता है, एक चाय की अगर दुकान स्थापित कर लेता है, तो दिन भर मजदूरी करने की जरूरत नहीं होती है, शाम तक उसकी दिहाड़ी जो है 300 रुपये या 400 रुपये आसानी से उसके पास आ जाता है। तो हमने उस तरह की जो आर्थिक स्रोत का जो है कोई जरिया नहीं बनाया, जिसका कारण हमारी जो सिस्टम था, हम सीधे सिस्टम से बाहर हो गए। हम क्या हो गए, हम जब माइग्रेट किए तो कहीं ना कहीं सवर्ण जातियों का वर्चस्व था और उसकी जमीनें लेकर के हम थोड़ा धीरे धीरे बसना शुरू किए, तो हम उसके क्या हुए, प्रजा हो गए, प्रजातंत्र में जीने लगे। एक सवाल यहाँ पर मैं आपको पूछना चाहता हूँ। जी 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 जी, एक सवाल आया है अभी हमारे बीच में। ये सवाल ये आया है कि जो भारतीय समाज व्यवस्था है, उस समाज व्यवस्था में जो हमारी जातियों का स्टेटस है, जो बिंद के नीचे मल्ला के नीचे, दीवार के नीचे जो है कार के नीचे मझवार, इस तरह का जो सीढ़ी नुमा व्यवस्था बनाई, ये इन समाज के लोगों ने अपने आप बना लिया या किसी ने बना लिया? सवाल आया। नहीं सर, सुनिए, इसमें क्या है कि ये जो सीढ़ी, हाँ मैं बता रहा हूँ, सांस्कृतिक ये वर्चस्व की भावनाएं हैं। जब हम जैसे हम 3 भाई हैं, तो हम मान लीजिए कि एज असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, ठीक है, और हम जो है एक भाई मजदूर हो गया, तो हम उसको छोड़ करके हम माइग्रेट कर गए शहर, ठीक है, माइग्रेट शहर कर गया, और हम आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, तो किससे संपर्क में आ गए, मुख्य धारा के लोग के साथ में संपर्क है। तो ये सांस्कृतिक वर्चस्व में क्या हो गया कि हम उसको भाई बताने से भी डरते हैं कि ये मेरा भाई है। वही हाल हुआ कि जो है इसकी जो वर्चस्व की जो भावना है, जैसे मान लीजिए कि आसपास की जो जातियां है, मान लीजिए कि हमारे एक गांव के बगल में जो है मलाई यानी कि निषाद समाज जो है आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, और हमारे जो गांव के है, तो अब उसकी जो है शादी करने से यहाँ की जो कमजोर जातियां है, उसको शादी करने से 10 बार सोचता है कि हम उसमें शादी करें कि नहीं करें। तो ये जो आर्थिक का जो ऊपर हमारे सामने ये बात है ना। हाँ, ये बात सही है। समय का अभाव हमारे पास है, फिर हम तिलक सिंह जी से एक सवाल पूछेंगे, बहुत कम शब्दों में, 2 मिनट का समय देंगे सबको। अभी हमारे पास 12 मिनट है। तो तिलक सिंह जी, ये बताइए, जैसे ये जो सामाजिक परिस्थिति में, स्टेटस में जो निम्न है और उच्च है, निम्न स्थिति की जिम्मेदार हम स्वयं है या हमें किसी ने बनाया क्या? बस केवल इतनी एक ही लाइन पे आपको उसका उत्तर मुझे चाहिए कि जैसे भारतीय समाज व्यवस्था में जिनके पास एक मिनट सर, भारतीय समाज व्यवस्था में जिनके पास धन संपत्ति है, राजनीतिक और आर्थिक और जो है क्या कहें, सोशल स्टेटस और पॉलिटिकल स्टेटस में भी पावर है उनके पास, जिनके ऊपर जो है वर्ण व्यवस्था को अगर देखते हैं, वर्ण व्यवस्था की दृष्टि से देखते हैं, तो सामाजिक अधिकार जिसके पास है, राजनीतिक और जो आर्थिक अधिकार भी उसी के पास दिखाई दे रहे हैं, जो दशा इस समाज में दिखाई दे रही। तो इसका उत्तर मैं जानना चाहता हूँ, आखिर ये जिम्मेदार हम स्वयं है या हमें किसी ने बना दिया? फिर मैं अशोक जी के पास चलूंगा। नहीं सर, इसका सीधा सा उत्तर है, हम लोगों को बनाया गया। किसी भी समाज को गुलाम करना हो तो उसे खंड खंड में बांट दो और वो समाज सदैव आपका गुलाम बना रहेगा। बस सर, यही मेरा जवाब है। अगर विस्तार से सुनेंगे तो मैं बताना चाहूंगा। नहीं सुनना है सर? ठीक सर, ओके। और उसमें हम लोग भी कहीं पीछे नहीं है, हम लोग भी उसके साथ कहीं पीछे नहीं है, हम भी जिम्मेदार हैं, कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। उसके साथ साथ हम भी जिम्मेदार, उसका रिवोल्ट नहीं है, हमने भी रिवोल्ट नहीं किया। जी, यानी कुछ हमको बना दिया कर, हमने रिवोल्ट नहीं किया उस व्यवस्था के खिलाफ। हम उनकी व्यवस्था में अपनी सहमति देते चले गए। देते चले गए, तो ये कमी जो है हम लोगों की रही। अशोक जी, इस बारे में आपका क्या कहना? अब हमको करना चाहिए क्या? हमें उसी व्यवस्था में रहना चाहिए, इसके खिलाफ सर करना चाहिए? हाँ जी, मैं सर देखो जी, इसमें सबसे पहले मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, हम लोग सामाजिक पे, उस पे, आर्थिक स्थिति पे और राजनीतिक पे बहुत बाद में जाएं। सबसे पहले हमारे समाज को एजुकेशन की आवश्यकता है, क्योंकि दूसरे समाज ने हमारे समाज को एजुकेशन से दूर किया है, जिस वजह से आज हम अपना गलत सही नहीं समझ पा रहे हैं। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। आप किसी भी तरह से एजुकेशन कराएं, लेकिन बच्चों को जब तक एजुकेशन नहीं होगी, तब तक ना तो हमारा आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, ना ही राजनीति होगी। सब मेरा सर यही मानना है। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जैसे
शिक्षा से बुद्धि, बुद्धि से विवेक, विवेक से न्याय, न्याय से निर्णय, निर्णय से नेतृत्व जैसे बनता है, तो एक नेतृत्व बनाने के लिए शिक्षा परम आवश्यक है। इसी तरह से इस समाज को नेतृत्व विहीन करने के लिए चालाक और मक्कार किस्म के लोगों ने इनकी शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया, जिसी ने शिक्षा से दूर कर दिया। आपकी बात बिल्कुल सही है। तो आज हमें आवश्यकता है शिक्षा लेने की। विनोद जी, संबंध में आपका क्या कहना है? इस पर निषाद जी के पास चलेंगे, आलोक जी के पास। तो एक बहुत ही कम शब्दों में आप भी ये बात कहिए, क्या ये बात जो अशोक जी कह रहे हैं सही है? अपनी बात कम ही शब्दों में बात कहना चाहूंगा, चूंकि लिमिटेशंस हैं। सामाजिक टर्म में सर चाहे जो कहा जाए, हर परिस्थिति में परिवर्तन संभव है और हर परिस्थिति के निर्धारण में दो फैक्टर काम करते हैं। एक समाज को निम्न स्थिति में पहुंचाने वाला वर्ग वो होता है जो अपने आप को उच्च में ले जाना चाहता हो और दूसरे को निम्न में ले जाना चाहता हो, और दूसरा पक्ष हमारा है जो निम्न में चले गए और उस निम्न स्तर को स्वीकार करते चले गए। अगर हमें इस परिस्थिति में परिवर्तन करना है, आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति और जो हमारी राजनीतिक परिस्थिति है, हर प्रकार की अगर हमें अपनी परिस्थिति में परिवर्तन करना है तो हमें समन्वित प्रयास करने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है और जागृति अभियान चलाने की जरूरत है समाज के उन लोगों को जो लोग जागरूक हैं, थोड़े बहुत समझते हैं, सोचने समझने की शक्ति जिनकी ठीक है, और सोच बदलते ही जहान बदल जाता है, सोच बदलते ही परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाती है। हमें अपने समाज के लोगों की सोच बदलनी होगी, अपने अंदर सुपीरियरिटी की भावना पैदा करनी होगी, अपने अंदर सुपीरियर पोजीशन में जाने की भावना पैदा करनी होगी और उस भावना को आत्मसात करने के लिए, उसे फलीभूत करने के लिए प्रयास करने होंगे। और जब हमारे इरादे और लक्ष्य प्रबल हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो हम इन लक्ष्यों को हासिल कराने के लिए अपने समाज में वैसा कार्य भी करना शुरू कर देंगे। अभी मेरा आपसे निवेदन यही है कि अभी हम यहाँ 5 लोग बैठे हैं, वार्ता कर रहे हैं और काफी लोग सुन भी रहे हैं। अगर इस वार्तालाप को सुनने के बाद लोगों का ये मन हो जाए कि हमें समाज में समन्वय की स्थिति पैदा करनी है, तो एक एक व्यक्ति ने इस दुनिया में परिवर्तन किया है, सामाजिक परिवर्तन किया है, आर्थिक परिवर्तन किया है, राजनीतिक परिवर्तन किया है। और अगर हम 5 लोग और हमें सुनने वाले सैकड़ों लोग अगर मन बना लेंगे और हमारे प्रभाव के लोग, तो समाज की स्थिति में परिवर्तन आएगा। और जो वर्तमान स्थिति है निम्नतर जरूर है, लेकिन अभी हम जीवित है ना, समाज भी जीवित है, तो समाज में अगर सकारात्मक विचारों का प्रभाव भेजा जाएगा। रही अभी शिक्षा की जो बात आती है बार बार, अगर हम समाज को शिक्षित करने में, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करने का अभियान करेंगे, तो अभी परिस्थितियां ऐसी हैं कि उसमें बड़ा लंबा समय लगेगा। लेकिन जो लोग शिक्षित हैं, वो जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, वो जो समाज में कुछ स्थिति में हैं, वो जो जहां है वहां पे वो लोग अपनी स्थिति का उपयोग करके, अपनी शिक्षा का उपयोग करके संपूर्ण समाज में एक जागृति अभियान चलाएं। चाहे लोग अनपढ़ हो या पढ़े हुए हो, अपने अधिकारों के प्रति हम उनको जागरूक करें, तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और इसके साथ मैं ये कहते हुए विचारों पे बल देकर हम अगर समन्वित होकर काम करेंगे तो हमारा समाज भी आने वाली जो हमारा भविष्य है वो उज्जवल हो सकता है। आलोक जी, आप बड़े युवा हैं हमारे बीच में, सबसे कम एज के हैं, इस डिबेट में शामिल हुए, मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं कि युवाओं को प्रेरित करने के लिए और युवाओं के आप आदर्श बने। हाँ बिल्कुल, आदर्श बने। तो जो है इस विषय पर जो है आप थोड़ा सा युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आज की डिबेट में? 1 मिनट का समय आपको देंगे, फिर हम चलेंगे आलोक जी के पास, तिलक सिंह निषाद जी के पास कंक्लूडिंग रिमार्क में। जी हम सर विनोद सर के साथ जाएंगे, सहमत होंगे उनके साथ। उनका कहना है कि संपूर्ण परिवर्तन का जो मूल है वो शिक्षा है, और बिना शिक्षा के हम कोई भी परिवर्तन संभावित नहीं कर सकते हैं। हमारे समाज के पास कोई रोड मैप नहीं है। शिक्षा तो हम ले रहे हैं, पर हमारे पास रोड मैप नहीं है उस शिक्षा के प्रति। और जो शिक्षा का एक कपोल कल्पना बनाई दी गई है कि शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए की जानी चाहिए, वो बंद कर देनी चाहिए हमें। बस सर अपनी बात इतनी ही रखना है। तिलक सिंह निषाद जी, इस पर कंक्लूडिंग रिमार्क की ओर चलिए आप। आज के विषय पर कंक्लूडिंग रिमार्क देते हुए अपनी बात। जी सर, मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे साथियों ने आज की परिचर्चा में बताया है, तो ये स्पष्ट है कि हमारा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर बहुत ही गिरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। अब इसको कैसे उठाना है, इस पर हम सबको सोचना है, आगे आना होगा। जहां तक अभी शिक्षा पर चर्चा हुई,
तो सर इसको मैं दो पहलुओं से लेता हूँ। एक तबका वो है जो पढ़ा लिखा है और एक तबका वो होता है जो शिक्षित होता है। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति शिक्षित नहीं हो सकता है, जबकि हर शिक्षित व्यक्ति पढ़ा लिखा हो ये कोई जरूरी नहीं है सर। मेरा मानना है कि आज के परिवेश में सत्ता की चाबी ही एक ऐसी चाबी है जो सभी दरवाजे के तालों को खोल देती है। तो हमें उस चाबी सत्ता की तरफ हमारे समाज को दौड़ना चाहिए। उसके लिए ये कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई ये मापदंड नहीं है कि आप ग्रेजुएट ही हो। हमारा अनपढ़ व्यक्ति भी प्रधान बन सकता है, बीडीसी बन सकता है, विधायक भी बन सकता है, सांसद भी बन सकता है। लेकिन इसके लिए हम लोगों को शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षित होने का मतलब हमारा है जागरूक होना, ऊंच नीच का भेदभाव इसकी जो है हमको अकल होनी चाहिए, और दोस्त और दुश्मन की हम पहचान करना जानते हैं। तब तो हम आगे चल के इन पहलुओं पर, इन सीढ़ियों पर जब हम जाएंगे, चाहे प्रधान बने, चाहे बीडीसी बने, चाहे सांसद बने, चाहे विधायक बने, जो भी बने, तो वहां हम अपने को जो है एडजस्ट कर पाएंगे। और अगर हम शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है, तो अगर कोई हमें प्रधान बना भी देता है तो हमारा जो भी है हम एक रबर स्टाम्प की तरह रहेंगे, और हमारे साथ जो तबका लगा होगा वो पूरी मलाई काट ले जाएगा, और हम ऐसे ही नाम के रबर स्टाम्प यानी प्रधान बने रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। सर हमारा ये मानना है कि शिक्षित होना, समाज को शिक्षित करना, जागरूक करना बहुत जरूरी है। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन का ये जो AIBCA TV है, हमारे इस दबे कुचले समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए, इनके हक अधिकारों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, उन्हें हक अधिकार दिलवाने के लिए जन जागरण अभियान चलाया हुआ है। उसी की कड़ी में जो है हम सब आपस में बट करके जो है एक दूसरे की टांग खिंचावल करते हैं। तो जब हम जागरूक हो जाएंगे, निश्चित रूप से हम जो है एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय समाज के प्रति हमारी थिंकिंग बनेगी। इस विषय पर हमने आज हमारी जिन जो कश्यप निषाद वंश जातियां हैं, इन पर हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्टेटस पर, इनकी परिस्थिति पर चर्चा की। बहुत अच्छी सार्थक चर्चा आप लोगों ने की, और आप अपना कीमती समय निकाल करके इस चर्चा में शामिल हुए, और मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तो इस कंक्लूडिंग रिमार्क पर जो है मैं अंत में जो है बहुत कम शब्दों में आदरणीय बलराम बिंद जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जनसंचार के, मास कम्युनिकेशन के प्रोफेसर हैं, उनसे चाहूंगा कि इस पूरी डिबेट का एक सार बहुत कम शब्दों में ला करके इस डिबेट का समापन की घोषणा। जी देखिए, जाहिर सी बात है कि हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो भी पहचान है, या हमारी पहचान की निर्माण करने की जरूरत है, हमें इस पे लगातार डिबेट की जरूरत है। जब तक हम डिबेट नहीं करेंगे तब तक इन बिंदुओं का निष्कर्ष पे पहुंच पाना बड़ी मुश्किल होता है। जाहिर सी बात है कि जब किसी काम करते हैं तब हमको धीरे धीरे अनुभव होता जाता है कि हमें और इस तरह के करना चाहिए। उसी तरह इस समाज को और इस जो 3-4 जो बिंदु है, लगातार जब डिबेट होगा तो उस पर एक बिंदु जो है हमारे सामने दर पर जो है उभर कर आने लगता है। लास्ट में मैं बस कंक्लूजन के तौर पर मैं यही कहूंगा कि हम उस समाज से आते हैं जो 30 फीट पानी में भी जो हम मछली को पहचान कर लेते हैं कि आखिर ये कौन सी मछली है, और हमें कौन सा कांटा फेंकना है और कितने एंगल पर फेंकना है कि हमारी मछली मुझे मिल जाएगी। हम इस दुनिया के सबसे ज्यादा इनोवेटिव माने जो है खोजकर्ता वाले समाज से हैं, और हम ही आज सबसे ज्यादा पिछड़े हैं। ये बड़ी चिंतनीय और दुख का विषय है। इस बिंदु को हमें जितने भी हैं, 10 है, 5 है, इस बिंदु को तलाशने की जरूरत है, और एक साथ मिल करके हम एक नई नींव की धारा स्थापित करने की जरूरत है, ताकि समाज जो है मुख्य धारा में हम उसे शामिल कर सकें। धन्यवाद, आपने मुझे इस तरह का मौका दिया। लगातार इन बिंदुओं पर मैं चाहूंगा कि आप लोग चर्चा करते रहे। जी, बिल्कुल सही कहा। धन्यवाद आप सभी का। साथियों, जो है आज इस कश्यप निषाद वंश जातियों की सामाजिक, आर्थिक दशा पर हम लोगों ने चर्चा किया, और जो है समय अब समाप्ति की ओर है।